नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज हम क्विज इकोनॉमिका में बात करेंगे नेशनल इनकम रिलेटिव कॉन्सेप्ट की। दोस्तों, जो क्विज इकोनॉमिका में हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, पीसीएस के एग्जाम के लिए और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहां सीखेंगे तो नो डाउट एग्जाम में कभी गलत होगा ही नहीं। तो हम लोग मिलजुल के खेल खेल में करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व। तो आइए हम लोगों के साथ जुड़िए और करिए ये एंजॉयमेंट। आइए मिलजुल के करते हैं एंजॉयमेंट और करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व। दिग्विजय इकोनॉमिका को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि हम अपने इस कड़ी को दूसरों तक पहुंचा सकें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज, राष्ट्रीय आय की अवधारणा है स्टॉक की, फ्लो की, स्टॉक और फ्लो दोनों की एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की। चलिए दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक जो दोस्तों वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, ये दो तरह के चर होते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल दो तरह के होते हैं। इन वेरिएबल को आप बांट सकते हैं फ्लो में और स्टॉक में। स्टॉक में फ्लो का मतलब हिंदी में आप इसे प्रवाह चर कहते हैं और स्टॉक को आप स्टॉक चर कहते हैं। देखिए दोनों में अंतर क्या है, अच्छे से सीखिए। जब इकोनॉमी में वेरिएबल को हम एक पीरियड ऑफ टाइम मापे, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हमने किसी चर को एक समय अवधि में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में मापा। जैसे इस वित्तीय वर्ष में कितनी सेविंग हुई, इस वित्तीय वर्ष में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, इस वित्तीय वर्ष की फिस्कल डेफिसिट क्या है। इन सभी वेरिएबल को जिसे हम एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं उसको हम प्रवाह कहते हैं। जबकि स्टॉक वेरिएबल को हम लोग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, एक बिंदु पे मेजर करते हैं। जैसे कहा जाए कि देश की कितनी ज्यादा डेट है, पब्लिक बोरोइंग कितनी है, पब्लिक डेट कितनी है, तो हम देखेंगे कि शुरू से लेकर अब तक आपकी कितनी ज्यादा डेट है। चाहे वो इंदिरा गांधी के समय का लिया हो या मनमोहन सिंह के लिए के समय का लिया गया हो या मोदी जी के समय के लिए लिया गया, या फिर ये पूछा गया कि किसी इकोनॉमी की वेल्थ कितनी है, तो हम इसे एक बिंदु पे मेजर करते हैं दोस्तों, और इसी को हम स्टॉक बोलते हैं। आप जानते हैं राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है उसे हम एक वित्तीय वर्ष में देखते हैं कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। तो आप नो डाउट समझ रहे होंगे कि ये एक फ्लो अवधारणा है, क्योंकि हम इस वेरिएबल को जो नेशनल इनकम है इसे एक वित्तीय वर्ष में मेजर कर रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल समझ गए होंगे एक फ्लो अवधारणा है, न कि स्टॉक। तो क्वेश्चन नंबर बी है बिल्कुल सही, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है जिसे हम मेजर करते हैं अब पीरियड ऑफ टाइम में। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अ फ्लो वेरिएबल कैन बी मेजर्ड इन, ये प्रश्न तो अब आप ही बताएंगे। एक प्रवाह चर को मापा जाता है अ पीरियड ऑफ टाइम में, अ पॉइंट ऑफ टाइम में, ऑन मैक्रो लेवल, ऑन माइक्रो लेवल। देखिए सीधी सी बात, मैंने अभी बताया कि जो चरें प्रवाह होती हैं दोस्तों उसे हम मापते हैं एक समय अवधि में, एक पीरियड ऑफ टाइम में, और वो पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है अमूमन एक फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, लेकिन ज्यादा हम देखते हैं वित्तीय वर्ष में मेजर करते हैं। तो जो जितने भी फ्लो वेरिएबल हैं, फ्लो वेरिएबल के एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जैसे नेशनल इनकम हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गया, या फिर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करूं, ये सारी चीजें दोस्तों होती हैं फ्लो वेरिएबल, और इसे हम एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। तो आप नो डाउट समझ गए होंगे कि स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर है। अगर आपको स्टॉक और फ्लो में अंतर नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। कुल मिला जुला के ये कॉन्सेप्ट पूछा बहुत जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्टॉक वेरिएबल के बारे में और फ्लो वेरिएबल के बारे में। बस आप इतना ही देखिए, अगर बिंदु को एक बिंदु, जैसे आपसे पूछे, हम जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका धन कितना है और एक दूसरा सवाल पूछूं आपकी आय कितनी है, देखिए दोनों सवाल दोस्तों अलग अलग है। इनकम जो होता है ना, आपको हमेशा मंथली या फिर एनुअल आप देखते हैं, लेकिन वेल्थ आप देखते हैं अब तक पापा ने कितना जो है प्लाट खरीदा, जमीन खरीदा, घर बनवाया, मकान बनवाया, गाड़ियां खरीदी, ये आप वेल्थ कहते हैं। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहेंगे ना कि हमने जो है 22 नवंबर 2021 तक, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में कितना हमारे पास धन है। हम गोल्ड रिजर्व की बात करेंगे तो हम देखेंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, हम बताएंगे ना कि हमारे पास 22 नवंबर 2021 तक, 2020 तक हमारे पास कितना ज्यादा स्टॉक है। तो जब हम एक पॉइंट की बात करें कि 20 नवंबर 2018 तक या फिर 15 नवंबर 2020 तक,
जब हम एक बिंदु की बात करेंगे तो ये स्टॉक होगा, लेकिन जब एक फाइनेंशियल ईयर में हम देखेंगे चीजें कितनी बढ़ गई तो ये फ्लो होगा। तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे जो ये फ्लो वेरिएबल है उसे हम मेजर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। देखिए फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि एक्चुअली नेशनल इनकम इज, वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आय है, एनुअल नेशन वेल्थ, एनुअल गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। अभी मैंने आपसे बताया है दोस्तों कि हमेशा जो नेशनल इनकम होता है एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है और इसे हम एक वित्तीय वर्ष में मापते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब यही है कि एक अर्थव्यवस्था में एक फाइनेंशियल ईयर में एक्चुअली कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। हम हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं नेशनल इनकम में। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज नेशनल इनकम है और उसकी मार्केट वैल्यू नेशनल इनकम है, लेकिन सभी गुड्स एंड सर्विसेज राष्ट्रीय आय नहीं होती हैं दोस्तों। सिर्फ वही गुड्स एंड सर्विसेज नेशनल इनकम में जोड़ी जाएंगी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। कभी भी हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को या फिर कहिए रॉ मटेरियल को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते। लाइक एग्जांपल, मान लीजिए कि मेरे पास एक शर्ट है जो इसी फाइनेंशियल ईयर में बनी है और ये मान लीजिए 2000 रुपए की शर्ट है, लेकिन इसी फाइनेंशियल ईयर में अगर मान लीजिए कॉटन भी बना है और कॉटन 1000 का है और इसी कॉटन से ये शर्ट बना है, तो नेशनल इनकम अगर वस्तुएं हैं तो फिर नेशनल इनकम आप यहां बोल देंगे 3000 है। लेकिन यहां पे देखिए क्या है कि एक कॉटन शर्ट में जुड़ा हुआ है, तो अगर आप कॉटन और शर्ट दोनों को जोड़ के 3000 नेशनल इनकम बता रहे हैं ना, तो गलत है। इसमें डुप्लीकेसी हो रही है, डबल काउंटिंग हो रही है, एक ही प्रोडक्ट को आप दो बार जोड़ रहे हैं। इसीलिए जो फाइनल गुड्स है, जो ये रॉ मटेरियल है कॉटन, उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे। सिर्फ शर्ट के प्राइस को आप 2000 को ही नेशनल इनकम मानेंगे। इसलिए देखिए यहां पे मैंने लिखा कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फाइनेंशियल ईयर इज नेशनल इनकम। ये जो है नेशनल इनकम है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो नेशनल इनकम है, न कि इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखिए एनुअल गुड्स एंड सर्विसेज में यहां देखिए फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों आ जाएंगे, तो ये अपने आप क्वेश्चन गलत हो गया। एनुअल नेशनल वेल्थ ये भी सही नहीं है, या फिर प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए सबसे सटीक आंसर, देखिए जब भी क्वेश्चन आप देखिए कंपटीशन में, तो हो सके कि कुछ क्वेश्चन आसपास आपको लगे सही है, लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट आंसर है उसको आप दिया करिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग सब चीजें सही लग रही हैं, सभी विकल्प सही लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट विकल्प है वो है डी, कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर दैट इज नेशनल इनकम। ये सर्वश्रेष्ठ आंसर है। फिर देखिए इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में इंक्लूडेड ऑल इनकम, सभी आयों को जोड़ा जाता है, इंक्लूडेड ओनली फैक्टर इनकम, इंक्लूडेड ओनली ट्रांसफर इनकम, और डी विकल्प है नन ऑफ दीज। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय जो आय है, नेशनल जो इनकम है ना, राष्ट्रीय आय है ना, बेसिकली इसमें सभी आयों को नहीं जोड़ते हैं। आय यहां पे देखिए दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है फैक्टर इनकम और दूसरी हो सकती है दोस्तों ट्रांसफर इनकम। जैसे अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है। ट्रांसफर इनकम, जो फैक्टर इनकम है इसको हम बोलते हैं साधन आय, साधन आय, और ट्रांसफर इनकम का हिंदी होता है हस्तांतरण आय, हस्तांतरण आय। राष्ट्रीय आय में दोस्तों ये जो ट्रांसफर इनकम है इसे नहीं जोड़ते हैं हम, सिर्फ फैक्टर इनकम जोड़ते हैं। फैक्टर इनकम का मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं QX, और QX को बनाने में लेबर को लगाया हमने, लैंड को लगाया है, कैपिटल को लगाया है, और फिर एंटरप्रेन्योर को लगाया। तो अगर मान लीजिए लेबर को हम वेज के रूप में 600 रुपया दिए, वेज के रूप में, लैंड को रेंट के रूप में 600 रुपया दिए, फिर देखिए अगर कैपिटल है उसका ब्याज हमने 600 रुपया दिया, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिली 600। तो ये सभी जो रिम्यूनरेशन है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे किए जाते हैं, जिन्होंने एक्चुअली काम किया है, उनको हम फैक्टर इनकम मानते हैं। फैक्टर इनकम वो है पेमेंट फॉर वर्क, हमने काम किया, पेमेंट फॉर वर्क, और मुझे पैसा मिला। तो जब हमने काम करके पैसा कमाया तो ये राष्ट्रीय में जोड़े जाएंगे। ये 2400 रुपये 600 600 600 ये राष्ट्रीय में जोड़े जाएंगे। लेकिन अगर बिना काम किए हुए आपको पैसा मिले तो इसको बोलते हैं हस्तांतरण, दूसरे का पैसा आपके पास आ गया। जैसे पापा की सैलरी मिली 50,000 रुपए, और 50,000 में से पापा ने आपको 10,000 रुपया दे दिया पॉकेट खर्च। मान लीजिए बड़े खुश थे, किसी महीने में 10,000 दे दिया, तो ये जो 10,000 है ना वो राष्ट्रीय में नहीं जुड़े, क्योंकि ये ट्रांसफर पापा ने आपको किया है। एक्चुअली आपने इसके बदले में कोई काम नहीं किया है, इसलिए ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इनकम कभी भी राष्ट्रीय में नहीं जुड़ेगा। इसी तरीके से कोई ऐसा चीज जो बिना काम के आपको मिल जाए, जैसे कि पेंशन है, अगर आप रिटायरमेंट पेंशन की बात करें तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिना काम के ही ये मिल गया, तो इसे भी नेशनल इनकम में आप इंक्लूड नहीं करेंगे। उन्हीं को आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे जिसे राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, जिसके बदले में आपने काम किया है। बिना काम के पेमेंट आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों दिग्विजय इकोनॉमिका को बड़े ध्यान से, बड़े मन से लगिए, हम लगे हैं आपको अच्छे जगह पहुंचाने में।
आप अच्छी जगह पहुंचना चाहते हैं तो करिए अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग, अब नहीं तो कब करोगे। जग जाओ, उठ जाओ और लगातार चलो। हारना नहीं है, रुकिएगा मत, दौड़िएगा मत, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, आप होंगे विजयी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।